हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए कुछ केमिस्ट्री के हम लोग पोर्शन कर रहे हैं। केमिस्ट्री का कुछ एक वीडियो, ये जो ल्यूसेंट हम लोग कर रहे हैं, तो ल्यूसेंट की एक वीडियो कंप्लीट हो चुकी थी और ये वीडियो नंबर 2 है। तो चलिए आप अच्छे से समझिए सब चीज़ ल्यूसेंट की। देखिए अभी मैं केमिस्ट्री करा रहा हूँ ना, काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं फिजिक्स भी करा दीजिए और बायोलॉजी भी करा दीजिए। देखिए सभी चीज़ होगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, सब चीज़ कराई जाएंगी। तो एक ही बार में तो सब कुछ नहीं हो सकता ना। लेकिन आपको जो टारगेट दिया गया है, अभी देखिए जनवरी फरवरी मार्च 15 तक पूरे आपको वो टारगेट कंप्लीट करने हैं, जो अभी लास्ट में बता दिए जाएंगे। तो चलिए ये देखिए ये सब चीज़ हम लोग देख लिए हैं। ये आपका क्लासिफिकेशन आप नोट कर लिए होंगे ना, थोड़ा सा ये आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा अगर आपको ये नोट कर लिए होंगे। तो ये देखिए ये जो मैटर्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है कि 2 बेस पे, फिजिकल और केमिकल का। मैटर क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट मैटर्स पदार्थ होते हैं। पदार्थ, ये मैटर्स होता क्या है? मैटर मान लीजिए कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी छोटा सा बड़ा सा कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, उसको मैटर कहा जाता है। जो कोई भी वस्तु हो उसका कुछ ना कुछ मास होगा और वो कुछ ना कुछ स्पेस घेरता होगा, तो उसको मैटर्स कहते हैं। अब मैटर को क्या चीज़ किया जाता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है, केमिकल क्लासिफिकेशन किया गया है। अच्छे से ये चीज़ देख लेंगे। यहाँ पे देखिए जब फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस आ जाता है, केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस और मिक्सर। फिर प्योर सब्सटेंस को देखिए क्लासिफिकेशन किया गया है एलिमेंट में, कंपाउंड में। अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ मिक्सचर में आएंगे तो होमोजीनियस और हेट्रो होता है। फिर लेकिन कंपाउंड का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये अच्छे से देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें आपको। और आगे हम लोग चलते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग कर चुके हैं एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि वीडियो में कवर करने की। तो चलिए यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए थे। आज जो हमको कवर करना है यहाँ से एटॉमिक मास यूनिट एंड मोल कॉन्सेप्ट, यहाँ से करना है आज। ये देखिए यहाँ से, तो ये देख सकते हैं एटॉमिक मास हमको देखना है, यूनिट एटॉमिक मास यूनिट देखना है, जिसको AMU के नाम से जाना जाता है, एटॉमिक मास यूनिट एंड मोल कंसेप्ट। तो एटम्स क्या होते हैं, फर्स्ट पे तो यही हमको जानना है। एटम्स मीन्स परमाणु क्या होते हैं, तो ये जानना है परमाणु क्या होते हैं। तो एटम्स देख लीजिए, एन एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट्स का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वही एटम्स होता है। दैट कैन नॉट बी यूजुअली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये नेचर में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, मतलब डिपेंडेबल नहीं होते, इंडिपेंडेंटली होते हैं, एकदम फ्रीमेबल मूवेबल होते हैं। एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन इनकी कुछ ये अपने अंदर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे देखिए एक एटम्स, ये एटम जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये क्या है, ये एटम्स हैं, एक एटम्स हैं ये सब। तो ये देखिए जैसे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एटम है, एक क्लोरीन दिया गया है, ये एक क्लोरीन एटम हो गया। ये ऑक्सीजन, ये एक एटम, एक सिंगल एटम है ना, देखिए ये अच्छे से दिख रहा होगा। फिर नेक्स्ट में देखिए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो अणु देखिए मॉलिक्यूल क्या होते हैं। एक ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट नहीं कंपाउंड यहाँ कर लीजिए। ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन ए कंपाउंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। अगर ये अकेले रहते हैं ना तो ऑर्डिनरी मतलब, तो ये क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट ये भी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट में देखिए इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। मॉलिक्यूल देखिए, मॉलिक्यूल जो है एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है। जैसे देखिए एक कंपाउंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये फास्फोरस मॉलिक्यूल हैं। तो मॉलिक्यूल आप समझ गए होंगे। और ये कंपाउंड के क्या होते हैं, कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। तो ये देखिए एक पूरा कंपाउंड है, उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं। नेक्स्ट में देखिए मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ चीज़ और दिया गया है, यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है। मॉलिक्यूल्स कैन मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, इवन पॉलीएटॉमिक। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि ऐसे बताइए कि मोनोएटॉमिक, इसमें से 4 ऑप्शन देगा, मोनोएटॉमिक कौन है, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से डायटॉमिक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से पॉलीएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक में मोनो मीन्स क्या होता है, एक होता ही है। मोनो मीन्स क्या होता है, एक होता है। डाई मीन्स क्या होता है, 2 होता है। और पॉली मीन्स ऐसे आइटम जिसमें अधिक मतलब मॉलिक्यूल्स दो से ज़्यादा होंगे,
तो उसको पॉलीएटॉमिक बोलेंगे। तो देखिए कुछ चीज़ें और एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा। जैसे देखिए यहाँ एग्जांपल में दिया गया है, तो यहाँ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखिए यहाँ पे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल दिए गए हैं। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल एलिमेंट हैविंग, ऐसे एलिमेंट हैविंग जो इसमें होता है ओनली वन एटम इन दियर मॉलिक्यूल, उन मॉलिक्यूल में एक एटम्स रहते हैं, उनको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है, देखिए हीलियम का दिया गया है, नियॉन का दिया गया है, आर्गन, क्रिप्टॉन, ऐसे और चीज़ें हो जाएंगी, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स देखिए जिसमें एलिमेंट हैविंग 2 एटम्स, जिसमें 2 एटम्स रहेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स में जिसमें 2 एटम्स रहेंगे उसको डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल हाइड्रोजन दिया गया है H2, इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन हैं। O2 देखिए, O2 क्या हो जाएगा? डायटॉमिक मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन N2 देखिए दिया गया है। फिर ट्राई एटॉमिक की अगर बात किया जाएगा तो इसमें तीन ऐसे एलिमेंट जिसमें देखिए एलिमेंट्स हैविंग 3 एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें 3 एटम्स एलिमेंट रहेंगे तो उनको कहेंगे एलिमेंट्स हैविंग। देखिए कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो ओजोन का फार्मूला होता ही है O3, मतलब 3 ऑक्सीजन रहते हैं, तो ये ट्राई एटॉमिक। अब टेट्रा मीन्स 4 होता है, ट्राई मीन्स 3 होता है, ये भी पता होगा। तो टेट्रा मीन्स देखिए एलिमेंट हैविंग 4, जिसमें 4 एटम्स रहेंगे दियर मॉलिक्यूल्स में। तो ये देखिए जैसे P4, इसमें 4 फास्फोरस है ना, 4 P है, तो ये क्या होंगे? टेट्रा। आक्टा में 8 रहेंगे, 8 इसमें एटम्स रहेंगे। ये देखिए एलिमेंट्स हैविंग 8 एटम्स इन दियर मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एटम्स की संख्या जैसे जिसमें ये देखिए एलिमेंट्स हैविंग 8 एटम्स, ऐसे एलिमेंट जिसमें एलिमेंट्स कितने रहेंगे? 8 एलिमेंट्स एटम रहेंगे। तो इसमें देखिए सल्फर 8। नेक्स्ट में देखिए एटॉमिसिटी हम लोग देख लेते हैं। एटॉमिसिटी क्या चीज़ होती है? एटॉमिसिटी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। द नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट में देखिए नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स में ऑफ एन एलिमेंट्स होते हैं। जैसे देखिए कॉल्ड, उसको एटॉमिसिटी कहते हैं। यहाँ देखिए जैसे देखिए ये मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, इधर मॉलिक्यूल्स और इधर एटॉमिसिटी दिया गया है। तो यहाँ पे H2 में कितनी एटॉमिसिटी हो जाएगी? देखिए नंबर ऑफ एटम, H2 में कितने नंबर ऑफ एटम हैं? 2 हैं, तो उसकी एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी। P4 में कितने एटम्स हैं? 4 P हैं, तो 4 इसका क्या हो जाएगा? एटॉमिसिटी। इसी प्रकार ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग वैलेंसी देख लेते हैं, कितना हाइड्रोजन वो ऐड करता है अपने। देखिए दी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स या फिर फ्री रेडिकल कॉल्ड इज वैलेंसी, उसको कहते हैं। इन द अदर वर्ड में देखिए वी कैन से दैट वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट या फिर ऑफ रेडिकल इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विल बी कंबाइंड विथ या फिर डिस्प्लेस 1 एटम ऑफ द एलिमेंट आर रेडिकल। एग्जाम्पल, तो ये चीज़ दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया गया है। 1 एटम्स ऑफ क्लोरीन कंबाइंड विथ 1 हाइड्रोजन। अगर देखिए एक क्लोरीन है, वो एक हाइड्रोजन को कंबाइन किया है, तो उसकी बैलेंसी ऑफ क्लोरीन की बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जितना हाइड्रोजन वो अपने कंबाइन करेगा वही उसकी बैलेंसी हो जाती है। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, देखिए एक ऑक्सीजन की जो बैलेंसी होती है वो 2 हाइड्रोजन, देखिए कंबाइंड विथ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को कंबाइन किया है मॉलिक्यूल्स, तो उसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो उसी प्रकार से यहाँ दिए गए हैं कुछ सर्टेन एलिमेंट्स के कुछ एग्जिबिट मोर देन 1 बैलेंसी शो करते हैं। जैसे देखिए कॉपर हो गया, कॉपर 1 भी बैलेंसी शो करता है और 2 भी बैलेंसी। उसी प्रकार टिन 2 बैलेंसी शो करता है, 4 बैलेंसी अकॉर्डिंग टू कितना हाइड्रोजन ऐड करेगा। तो आयरन की 2 बैलेंसी भी हो सकती है, 3 भी। कुछ केमिकल फार्मूला भी दिए गए हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड सो इट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कंबाइनिंग एलिमेंट, एग्जाम्पल दिए गए हैं। ऐसे केमिकल फार्मूला जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स उसमें होते हैं। तो ये देखिए NaCl, सोडियम क्लोराइड हो गया, एलिमेंट ऑफ सोडियम। ये देखिए सोडियम और क्लोरीन 2 इसमें एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ सोडियम, कितने नंबर ऑफ सोडियम हैं? ये देखिए एक सोडियम एटम है और एक क्लोरीन एटम है, तो 1 हैं। और इसी प्रकार ये देखिए ग्लूकोज का फार्मूला दिया गया है, इसमें एलिमेंट्स कार्बन के कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं। तो कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा। कुछ
फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड भी दिया गया है यहाँ पे। व्हाइल राइटिंग द केमिकल फार्मूला फॉर द, देखिए चलिए यहाँ से चलते हैं, वही चीज़ हम ज़्यादा कवर करेंगे जो क्वेश्चन आते हैं और जो इम्पॉर्टेंट होते हैं पढ़ने में, जो अच्छा लगे और जो क्वेश्चन पूछा जाए। केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड का यहाँ देखिए सिंबल दिया गया है, यहाँ पे वैलेंसी, हाइड्रोजन की एक वैलेंसी होती है, क्लोरीन की एक, तो ऐसे क्रॉस कर लीजिए। ये देखिए हाइड्रोजन की एक वैलेंसी, क्लोरीन की एक वैलेंसी, तो HCl बना लेता है ना, ये देखिए HCl। उसी प्रकार यहाँ पे Al2O3 दिया गया है, Al2O3, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है, ये देखिए Al2 की 2, ऑक्सीजन की 3। उसी प्रकार जब ये ऐड करेंगे तो ये वैलेंसी एल्युमिनियम ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे वैलेंसी से, तो फार्मूला एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 हो जाएगा। उसी प्रकार केमिकल फार्मूला कैल्शियम ऑक्साइड का दिया गया है, Ca2O2, देखिए कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे केमिकल फार्मूला बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो उसी प्रकार यहाँ नीचे भी दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए कुछ ये चीज़ क्या चीज़ दिया गया है, यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, कुछ चीज़ें यहाँ क्लियर होंगी। सम कॉमन इलेक्ट्रोवायलेंट प्लस पॉजिटिव आयंस, बेसिक रेडिकल यहाँ पे दिया गया है। मोनोवायलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज़ें दी गई हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव देखिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे अमोनियम NH4, जहाँ पे पॉजिटिव लग जाएगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करेंगे, लेकिन मोनोवैलेंट में है। मोनोवैलेंट मतलब एक आइटम्स उसमें होंगे। उसी प्रकार ये देखिए गोल्ड दिया गया है, सिल्वर दिया गया है, कॉपर दिया गया है, हाइड्रोजन, लिथियम ऐसे दिए गए हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर डाईवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव में डाई मीन्स 2 होता है, डाईवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब 2 चार्ज इस पर लगे रहेंगे, वो डाईवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव शो करेंगे। नेक्स्ट में यहाँ ट्राईवैलेंट देख लीजिए, ट्राईवैलेंट मीन्स तीन चार्ज इस पे लगे रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे देख लीजिए। बस डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन अगर पूछेगा ना सिंपल क्वेश्चन कि ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसमें बताइए, तो 3 पॉजिटिव उस पर लगे रहेंगे, उस हिसाब से हम लोग कवर कर रहे हैं। टेट्रावैलेंट में 4 पॉजिटिव शो करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पे देखिए कुछ दिए गए हैं, सम कॉमन इलेक्ट्रोवायलेंट निगेटिव आयन वाले दिए गए हैं। देखिए उसको फिर देखिए एसिड रेडिकल कहते हैं, या फिर मोनोवायलेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव, देखिए निगेटिव वाले इलेक्ट्रोनिगेटिव कहते हैं, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। एसीटेट दिया गया है CH3COO, अगर H यहीं लगा दिया जाता तो ये निगेटिव हट जाता है। एक H यहाँ से निकाला गया है, रिमूव किया गया है, तो वो निगेटिव बन जाता है। उसी प्रकार बाइसल्फेट ये सब दिए गए हैं। यहाँ पे देख लीजिए मोनोवैलेंट में दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे साइनाइड देख लीजिए, नाइट्रेट देख लीजिए, क्लोराइड देख लीजिए, ऐसे आप देख सकते हैं। डाईवैलेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब 2 निगेटिव यहाँ पे लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद आप आएंगे ट्राईवैलेंट में इलेक्ट्रोनिगेटिव देख लेंगे। फिर उसके बाद टेट्रा में 4 निगेटिव आ जाएगा, तो उस प्रकार हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे एटॉमिक मास पे, यहाँ चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एटॉमिक मास क्या चीज़ें होती हैं ये चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं। आगे इंपॉर्टेंट ही चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास या फिर मास ऑफ एन एटम, या फिर एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। एटम्स क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। अभी देखिए नेम्स भी आएंगे, तो यहाँ देखिए ये सब हम लोग कवर कर लेंगे, हटा देंगे इन सभी को। इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं। यहाँ पे देखिए 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन। ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास एग्जैक्टली किसके बराबर होता है? तो आपका ऑप्शन में 1 कार्बन 12 एटम ऐसे मिल जाएगा। तो ये आप ऑप्शन में लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, मिलेगा। क्वेश्चन लगवाएंगे भी तो क्वेश्चन सब अच्छे से क्वेश्चन आप कवर करेंगे। देखिए यहाँ से भी देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना होता है? तो 1.66056 × 10 के पावर माइनस में 24 ग्राम है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार मैंने बताए हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है। पता भी होगा, नहीं पता है तो अभी पता चल ही गया होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना होता है, ये आपका ऑप्शन में मिल जाएगा। टुडे एटॉमिक मास यूनिट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय यू से रिप्लेस कर सकते हैं। व्हिच इज नोन एज अन, ये देखिए अनआइफेड, यह क्या लिखा गया है? अनआइफेड मास। ये देखिए आगे चलिए चीज़ें और क्लियर होंगी। इधर एलिमेंट दिया गया है, इधर एटॉमिक मास दिए गए हैं।
ये देखिए एटॉमिक मास यूनिट यू से इसको शो किया गया है एटॉमिक मास को, और एलिमेंट्स इधर भी एटॉमिक मास यू से शो किया जाता है एटॉमिक मास शो। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, क्लोरीन का 35.5 साढ़े 35 होता है, कैल्शियम का कितना होता है 40 मीन्स 40 होता है। नेक्स्ट में एवरेज एटॉमिक मास क्या चीज़ें होती है, एवरेज एटॉमिक मास भी देख लेंगे, ये चीज़ें हटा देते हैं। चलिए एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पे दिया गया है कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, तो इसका निकाला गया है। ये देखिए क्लोरीन Cl35 का, यहाँ पे Cl3717 का ये निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जहाँ से हम लोग इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हो नहीं पाएंगी अगर हर चीज़ें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी चीज़ें अगर कवर करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्केल्ड इन द रिलेटिव एटॉमिक मास C12 एग्जैक्टली, नेम यहाँ दिए गए हैं, सिंबल दिए गए हैं, एटॉमिक मास दिया गया है, रिलेटिव एटॉमिक मास दिए गए हैं। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, H से शो ही किया जाता है, एटॉमिक मास 1 होता है और इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 1.008 होता है। तो ये भी आप एक बार तो देख ही लीजिए कि रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है, किसका कितना होता है। लिथियम का 3 होता है तो 3 दूना 6 इसका आपका जाएगा, इसका डबल ही होगा ज़्यादातर, क्योंकि बेरिलियम का 4 होता है तो देखिए 9.012 इसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट में हम लोग और चीज़ें कवर करते हैं। यहाँ से देखिए कुछ नेम सिंबल दिए गए हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास दिया गया है, बोरान का 5 होता है, एटॉमिक नंबर, और नंबर का जितना नंबर होता है एग्जैक्ट लगभग सभी का कुछ को छोड़ के लगभग उनका डबल ही होता है, 10.81 होता है। ये देखिए कार्बन 6 दूना 12, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 9 दूनी 18, फ्लोरीन का, नियान का, ये जो सिंपल 20 तक है ना, इनके तो रिलेटिव एटॉमिक मास तो पता होने ही चाहिए। एल्युमिनियम का 13 दूनी 26 हो जाएगा, एग्जैक्ट भी दे सकता है, डायरेक्ट होल नंबर में भी दे सकता है। जैसे देखिए यह कैल्शियम का 20 है एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक मास 40 भी दे सकता है ऑप्शन में, या फिर 40.08 भी दे सकता है। तो इसको आप रिलेटिव एटॉमिक मास भी अच्छे से देख सकते हैं, सभी का दिया गया। निकिल का देखिए 58 हो जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कापर का देखिए, जिंक का भी देख लीजिए, 30 दूना 60 होता है लेकिन इसका 65.38 होता है। तो कुछ बैरी भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि डबल ही कर देंगे काम हो जाएगा, कुछ को तो आपको एग्जैक्ट याद ही रखना पड़ेगा। अब आएंगे हम लोग मॉलिक्यूलर मास पे, देख लेंगे कि मॉलिक्यूलर मास कैसे हम लोग निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास निकालना तो आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी आगे चलेंगे मोल्स देखेंगे तो वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास, जितने टोटल सम एटॉमिक मास होते हैं ऑल ऑफ द एटम्स के, वही होते हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसे मॉलिक्यूलर मास जितने भी उसमें मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे सभी का एटॉमिक मास ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। देखिए इट इज़ द रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, एमयू में एटॉमिक मास शो किया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट, जो एटॉमिक मास यूनिट होती है वही तो होती है, इट इज़ द रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स का रिलेटिव मास होता है तो वही तो एटॉमिक मास यूनिट में शो किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर मास अगर HNO3 का निकालना है एटॉमिक मास तो कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ एक चीज़ दिया गया है, देखिए हाइड्रोजन 1 है तो 1 लगाएंगे, नाइट्रोजन 1 है तो 1 लगाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने एटॉमिक मास में, एटॉमिक मास के ऑक्सीजन में। जैसे देखिए एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, लेकिन इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 14 होता है। फिर ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर समझ रहे हैं ना, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर जैसे हो गया एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ये सब चीज़ें यार हज़ारों बार बताई गई हैं। जब आप वीडियो को रिवाइज कर रहे होंगे, काफ़ी स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं और वो रिस्पांस भी दे रहे हैं कि मज़ा भी आ रहा है, मज़ा आएगा भी, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। 100% ऐसी कोई चीज़ बताई नहीं गई है जो समझ में ना आए, 100% समझ में आएंगी, तो आप करते रहिए। तो चलिए इसका हम लोग निकाल लेते हैं HNO3 का। ये देखिए हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का 14 रख दिया गया, ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है,
और इनका एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए 16 गुणे 3 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14 48, टोटल 63 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा HNO3 का। उसी तरह प्रकार मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं सभी का। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज दिया गया है तो 12 छक कितना हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ देख लीजिए। और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 हाइड्रोजन है, 12 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन के 16 गुणे 6 हो जाएंगे, टोटल 180 होता है। डायरेक्ट आपको ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि ग्लूकोज का एटॉमिक मास कितना होता है, तो डायरेक्ट आपको 180 याद आना, एकदम डायरेक्ट याद रहे यार। कोई वहाँ इतना समय थोड़ी, वहाँ तो समय बचाना रहता है एंट्रेंस एग्जाम में ना कि हर एक चीज़ कैलकुलेट करना रहता है। डायरेक्ट आपको ग्लूकोज का कितना पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास कितना होता है। डायरेक्ट ये जैसे CO2 का हम पूछ लें कितना होता है, CO2 का कितना एटॉमिक मास होता है, तो ये दे 16 दूनी 32 हो जाएगा, और 32 12 कितना हो जाता है, 44 होता है। डायरेक्ट ऐसे फटाफट निकाल के वहाँ पे अगर रटा रहेगा तो आपको अच्छे समय बच जाएंगे और चीज़ें आपको क्लियर, आगे जो क्वेश्चन में टाइम लगता है उसमें मैनेज कर सकते हैं। चलिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मोल क्या चीज़ होता है, ये देखिए 1 मोल, ए मोल इज द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट एंड इज इक्वल टू, एक मोल जो होता है इस किसके बराबर होता है, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 के पावर 23, जस्ट लाइक 1 डजन। जैसे हम लोग बोलते नहीं है 1 डजन, 1 डजन में कितने नंबर आते हैं, 12 नंबर आता है। जैसे केला हम लोग लेने जाते हैं तो 1 डजन देते हैं 12, लेकिन कहीं कहीं जगह केला बेट में भी देता है, इसीलिए 1 डजन यहाँ पे कितना होता है, 12 नंबर होता है। देखिए 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, यहाँ देखिए केला तो यार कहीं कहीं बेट किलो में मिलता है, बेट में मिलता है। जैसे हम सफाई में जब थे ड्यूरेशन कोर्स BSc नर्सिंग, तो वहाँ पे देखिए 1 डजन वहाँ कहीं कहीं बेट पे मिलता है। तो चलिए आगे चलते हैं। 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, जैसे 1 मोल क्या होता है, एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस, पार्टिकल, इज द क्वांटिटी नंबर ऑफ हैविंग मास इक्वल टू एटॉमिक मास, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। जे यहाँ पे देख लेंगे, या इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है। एवोगैड्रो नंबर अगर पूछ लेता है कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू बताइए तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एवोगैड्रो का नंबर होता है। और एवोगैड्रो नंबर को शो किया जाता है N0 से कभी कभी और Na से, इसका शो किया जाता है एवोगैड्रो नंबर। नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट में कुछ चीज़ें और कवर करते हैं। यहाँ देखिए एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ये सब चीज़ें तो हो जाएंगी। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम, mu में 1 ग्राम। नेक्स्ट में आएंगे यहाँ पे देखिए, अगर इट मीन्स दैट मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 ग्राम, मास इतना, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 इतना मल्टीप्लाई करेंगे, इतना चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट में चलिए और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 mu में दिया गया है, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ चीज़ें कुछ कवर कर लेंगे। हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आप रट के रखिए, काफ़ी बार आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगा। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मोल पूछता है कि मोल बताइए, सिंपल क्वेश्चन अगर बनेगा ना तो यही बनेगा कि नंबर ऑफ मोल्स बताइए। तो मोल्स में आपका जब क्वेश्चन पूछेगा तो मोल्स में वहाँ गिवन मास इन ग्राम आपका दे देगा। जैसे CO2 दे देता है, CO2 दे देगा, CO2 12 ग्राम वहाँ पे दे देगा, CO2 नहीं 12 नहीं वहाँ पे दे देगा, कितना दे देगा CO2 आपका 44 दूना कितना होता है 88 मान लीजिए ग्राम दे दिया, 88 ग्राम दे दिया। और पूछेगा CO2 का क्या बताइए, मोल बताइए। तो मोल क्या हो जाता है, मोल देखिए गिवन मास इन ग्राम, आपका ग्राम में मास दिया रहेगा क्वेश्चन में, और ग्राम इन एटॉमिक मास, और आपका एटम नंबर दिए रहेंगे, वहाँ पे एटॉमिक मास कर लेंगे। जैसे मैंने अभी CO2 का बताया था कितना 88 ग्राम आपका क्वेश्चन में दे देगा। अब यहाँ 88 तो ऊपर रख देंगे ना, लेकिन इसका ग्राम एटॉमिक मास किसका लेंगे, CO2 का। CO2 का कितना होता है, यहाँ देख लीजिए 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 12 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। गिवन इन मास इन ग्राम, और जो आपका मास दिया रहेगा क्वेश्चन में वो ग्राम में रहेगा, उसको ग्राम में नहीं रहेगा तो कन्वर्ट करेंगे। और मोलर मास मीन्स ग्राम एटॉमिक मास। तो ये फार्मूला आप एकदम अच्छे से रट लीजिए। मोल्स निकालने के लिए सिंपल फार्मूला होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन मैं करा ही देता हूँ, यहाँ पे देखिए 52 ग्राम ऑफ हीलियम का दिया है। अब हीलियम का आपको पता होना चाहिए ना कि कितना एटॉमिक मास होता है, तभी तो आप ये क्वेश्चन लगा पाएंगे। देखिए
अब आपका क्वेश्चन पूछ रहा है बी नो दैट एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। बी नो दैट मतलब हम लोग जानते हैं कि हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, हीलियम का नंबर ऑफ मोल्स आपको बताना है। तो मोल्स का फार्मूला क्या हो जाता है, एन किससे शुरू करते हैं, मोल से। एन इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम, कितना मास दिया गया है 52 दिया गया है। ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है हीलियम का, हीलियम का 4 होता है तो 4 नीचे रख दीजिए। 52 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 कट जाएगा, यहाँ 12 बचेगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो ये 13 आपका आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल होता है मोल निकालना, लेकिन मोल आपको निकालने आना चाहिए क्योंकि मोल्स क्वेश्चन पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। और क्वेश्चन गलत भी नहीं करना है भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। हम लोग को देख लिए इतना आइटम्स दिया गया है, हीलियम का कितना आइटम्स दिया गया है, इतने आइटम्स नंबर दिए गए हैं। और यहाँ पे मोल्स पूछ रहा है तो बी नो दैट हम लोग जानते हैं कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23 आइटम्स ऑफ हीलियम किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर ही होता है। तो 1 आइटम्स ऑफ हीलियम कितना रखिए, 1 रख दीजिए और इसकी वैल्यू नीचे रखिए। फिर उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए 12.04 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम के आ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ सब जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएगी। मैंने बताया है ना, मोल्स पढ़ाया है, वहाँ पे कैसे किससे चेंज करेंगे। अगर आपको मॉलिक्यूल दिया गया है, मोल्स दिए गए हैं, तो किसको किसके चेंज करके आप निकालेंगे। तो वो चीज़ें मैंने सब अच्छे से बताई गई है और बताया गया है वीडियो में, और लिख के मैं बताया हूँ। तो आप जब जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे, सभी चीज़ें पता चलेंगी, ये सब चीज़ें एकदम मर्रा निकालेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 180 होता ही है इसका एटॉमिक मास। और यहाँ पे देखिए 180 निकाला गया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 है ना, तो यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपका यहाँ दिया गया है 540 ग्राम। यहाँ पे क्वेश्चन ये था, टोटल क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, आपको मोल्स निकालना है प्रेजेंट इन 540 540 यहाँ पे दिया गया है और ग्लूकोज। तो यहाँ आप मास रख दीजिए, ऊपर रख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 180 से। जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, इसको डिवाइड करिए। 18 3 36, 18 दूनी 36, 18 3 54, यहाँ जी 18 3 54, 0 से 0 कट जाएगा तो 3 आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार आप अच्छे से ये सब चीज़ें कर लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और चीज़ें कवर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ये मॉलिक्यूल, हाउ मेनी एटम्स, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं ये जो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। तो ये देख सकते हैं NH4 को होल ट्वाइज SO4 यहाँ पे दिया गया है, N2। अब इसको देखिए, इसको ये जो 2 दिया गया है ना, इसको मल्टीप्लाई अंदर कर दिया गया है। देखिए 2 ये जो दिया गया है ना, कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। और कितने हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। और SO4 तो ब्रैकेट से बाहर है तो SO4 लिख लेंगे। अब इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH4 2 होल दियर आर 2, यहाँ देखिए 2 कितने हो जाएंगे, 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे, 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, आइटम्स हो जाएंगे, 1 सल्फर आइटम्स हो जाएगा और 4 ऑक्सीजन आइटम्स हो जाएंगे। हेंस नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ, अब देखिए कितने टोटल मॉलिक्यूल्स इसमें हैं, 15 नंबर है। ऐसे ही देख सकते हैं 2 8 2 10 10 4 14 15, टोटल कितने एटम्स हैं इन मॉलिक्यूल्स में। तो ये टोटल मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स में अधिक नंबर रहते हैं। ये मॉलिक्यूल कैसे बनता है, मॉलिक्यूल में एटम्स नंबर ही रहते हैं तभी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब यहाँ ये मॉलिक्यूल्स टोटल दे दिया है और एटम्स पूछ रहा है, तो एकदम सिंपल है, कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, परसेंटेज यहाँ पे निकालना है, मॉलिक्यूलर मास करके निकाल लेंगे परसेंटेज ऑफ सोडियम। सिंपल है, निकल जाएगा। यहाँ कैसे आपको निकालना रहता है, या आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज द रिलेटिव मास ऑफ ईच ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब एक का जितना रहेगा उसका एलिमेंट ले लेंगे और 100 पार्ट ऑफ इट्स बाय मास। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे दिया गया है। मॉलिक्यूलर मास पहले निकाल लेंगे। Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास 106 होता है। परसेंटेज ऑफ सोडियम, अब सोडियम का ओनली आपका निकालना है, तो सोडियम का कितना होता है 23 होता है।
23 दूना 46 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मास ऑफ सोडियम परसेंटेज अगर सोडियम का निकालना है तो सोडियम का मास ऑफ सोडियम ऊपर रख देंगे और मॉलिक्यूलर मास और टोटल आपका नीचे रख देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज आपका निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ 46 सोडियम का रखा गया है, टोटल 106 होते ही हैं और 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 43.4% आ जाएगा, सोडियम का परसेंटेज आ जाएगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन का भी यहाँ पे निकाल के दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ से भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हम लोग सीखेंगे। इम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्वेश्चन पूछता है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो अच्छे से देखिए। इम्पेरिकल क्वेश्चन पूछता है कि इम्पेरिकल फार्मूला बताइए। इम्पेरिकल का फार्मूला का मतलब सिंपलेस्ट फार्मूला आपको बताना होता है, उसका सिंपलेस्ट करना है कि कितना अधिक सिंपलेस्ट कर सकते हैं। अभी जब हम लोग इसका एग्जाम्पल करेंगे तब चीज़ें क्लियर होंगी। आगे देखिए, द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, एक फार्मूला कंपाउंड एक दिया रहेगा, व्हिच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर, उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में चेंज करना रहता है। अभी आगे चलिए, ऑफ द आइटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में वेरियस मतलब विभिन्न ढेर सारे क्या दे रहेंगे, आइटम्स दिए रहेंगे। अब कंपाउंड इम्पेरिकल फार्मूला, व्हाइल द फार्मूला ऑफ कंपाउंड व्हिच गिव्स एक्चुअल रेशियो ऑफ आइटम्स का निकालना रहेगा। प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा। द मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे दिया गया है यहाँ पे देखिए, अब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, किसका है, ये ग्लूकोज का, C6H12O6 ग्लूकोज होता है, ये भी रटा होना चाहिए। C6H12O6 का क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, फार्मूला होता है। अब इसका एटॉमिक मास आपको पता है कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है ना, ये भी पता है। इम्पेरिकल फार्मूला अगर इसका निकालना है तो इसका सिंपलेस्ट वे में निकालना है। तो देखिए इसका सिंपलेस्ट वे कैसे निकाला जाता है, जैसे C6H12 है ना, वो H12 है O6। अब इसको देखिए ऐसे इसको डिवाइड करिए ना कि एकदम सिंपल हो जाए। जैसे 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 से देखिए कट रहा है, 6 1 के 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 1 के 6 हो जाएगा। तो कितना कार्बन बचा, 1 कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बच गया और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 कट गया तो 1 ही बचा। तो यही इम्पेरिकल फार्मूला होता है, एकदम इसका सिंपलेस्ट वे होता है, इसी को कहते हैं इम्पेरिकल फार्मूला बनाना। तो ये चीज़ देखिए यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, व्हाइल जबकि इट्स इम्पेरिकल फार्मूला इज, अब ये देखिए यहाँ पे ग्लूकोज का इम्पेरिकल फार्मूला ये है CH2O। दी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये देखिए H2O2 का इम्पेरिकल फार्मूला कितना होगा भाई, H2O2 का तो ये तो 2 ही से कट रहा है, 2 1 2, 2 1 2, सिर्फ H बचा और O बचा, तो ये हो जाएगा H2O2। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है इसका इम्पेरिकल फार्मूला HO होगा, व्हाइल इट्स इम्पेरिकल फार्मूला HO। देखिए एकदम सिंपल वे में इम्पेरिकल फार्मूला निकालने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ चीज़ें समझा देते हैं कुछ चीज़ें। मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आप फार्मूला लिख लीजिए, अगर क्वेश्चन पूछता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए तो N इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, जितना N आपका, ये देखिए N क्या होता है, ये इंटीगर सच नंबर होता है। इंटीगर सच नंबर एक होल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ये N की वैल्यू होती है। तो N की वैल्यू पहले हमें, अगर मान लीजिए मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पूछ लिया क्वेश्चन में, इम्पेरिकल फार्मूला दे दिया और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया, तो पहले तो N निकालना पड़ेगा ना। N कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, इम्पेरिकल फार्मूला मास आप रख देंगे। जैसे ये HO का कितना हो जाएगा, 8 9 होता है, H2O2 का कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 दूनी 32 और 32 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। उसी प्रकार अभी आगे हो सकता है क्वेश्चन दिया है, तो ये पूरा फार्मूला आप पहले नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। N की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा, इम्पेरिकल फार्मूला का मास रखेंगे, निकल जाएगा। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मास ये देख लीजिए, अगर निकालना है तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होती है। अब वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी भी निकालने के लिए क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। तो यहाँ देखिए मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी, अगर वेपर डेंसिटी आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये 2 नीचे चला जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऊपर हो जाएगा और 2, तो ये वेपर डेंसिटी भी निकल जाता है। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा तो आप लगा देंगे। और डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास, ये भी देख लीजिए, डेंसिटी भी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है, ये होता है डेंसिटी का फार्मूला भी होता है।
नेक्स्ट में चलिए यहाँ पे देखिए, इफ़ द कंपाउंड है एम्पिरिकल फार्मूला C2H4O एंड मॉलिक्यूलर मास 88 है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। देन द मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी फाउंड एज, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला यही आप लगाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में चलिए यहाँ देख लीजिए एम्पिरिकल फार्मूला, उसका एम्पिरिकल फार्मूला दिया ही गया था C2H2O4 का, उसका एटॉमिक मास 88 होता है। तो पहले n की वैल्यू निकाल लीजिए, n की वैल्यू मॉलिक्यूलर मास कितना रखेंगे, 88 दिया ही गया है। और अब उसका आप एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लीजिए, एम्पिरिकल फार्मूला मास ये है, इसका निकालेंगे कितना, 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 और 4 और इसका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। टोटल जब ऐड करेंगे तो 44 आएगा। अब इसका n की वैल्यू 2 निकल जाएगी, ये देखिए दिया गया है। अब फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लीजिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ भी रहा था क्वेश्चन में, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला n की वैल्यू मैंने 2 निकाल लिया। एम्पिरिकल फार्मूला कितना है, एम्पिरिकल फार्मूला ये है C2H2O4। अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला आसानी से आ गया, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन, तो C4H8O2 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा। तो इसीलिए वो आप जो मैंने फार्मूला वो दिखाया था वो फार्मूला आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए देता है। तो आसानी से मॉलिक्यूलर अगर फार्मूला आपको निकालना रहेगा तो ये आपको ये जब पता रहेगा तभी आप निकाल पाएंगे। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। n की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास उसमें जितना दिया रहेगा, एम्पिरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर मास ऊपर रख देंगे, और एम्पिरिकल नहीं, पहले मॉलिक्यूलर मास पूरा रखेंगे फिर एम्पिरिकल फार्मूला मास रखेंगे। एम्पिरिकल का जो वैल्यू वो जो दिया रहता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा एम्पिरिकल फार्मूला का, उसका मास नीचे रख देंगे, एक मास आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, वहाँ से n की वैल्यू रख देंगे। फिर आप अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देगा तो n की वैल्यू और मॉलिक्यूलर जो एम्पिरिकल फार्मूला में डिवाइड कर देंगे उसी नंबर से n से, तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन मैंने कराया था ना, ये आप देख लेंगे। चलिए एक चीज़ और समझते हैं, ये देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं और ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एटम्स क्या होते हैं, परमाणु होता है, स्ट्रक्चर उसके बारे में हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। एटम्स देखिए पहले एक साइंटिस्ट थे ना, उनके साइंटिस्ट उनकी कुछ चीज़ें वो चीज़ बोले थे लेकिन वो बाद में गलत हो गई थी। जैसे डाल्टन, जॉन्स डाल्टन जो थे, दी वर्ड एटम्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये देखिए एटोमियो से एटम्स आया था, ग्रीक वर्ड है, which मीन्स अनएक्चुएबल आर नॉन डिविजिबल, मतलब डिवाइड नहीं किया जा सकता, नॉन डिविजिबल। विजिबल अगर होता ना तो वो देखने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे डिवाइजिबल, जैसे डिवीजन हम लोग लिखते हैं ना, DIVISON लिखते हैं, तो उसी प्रकार से डिवीजन। तो डिविजिबल, नॉन डिविजिबल मतलब डिवाइड नहीं किया जाता। एटम्स मान लीजिए इतना छोटा पार्टिकल होता है, जैसे मान लीजिए हम आपको कोई चीज़ दे दिए, उसको आप ब्रेक करते तोड़ते हुए चले जाइए, इतना छोटा ब्रेक कर दीजिए कि उसको अब आप ब्रेक कर ही नहीं पाएंगे, तो वही होता है एटम्स होते हैं। अब ये चीज़ द आइडिया ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, कोई भी मैटर उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट वाज फर्स्ट गिवन बाय, ये देखिए मार्शल कनाडा इन 6th सेंचुरी BC इंडियन, अकॉर्डिंग टू द मैटर कंसिस्ट बी दी इंडेस्ट्रक्टिबल। देखिए जिसको क्या ना किया जाए, इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब उसको ब्रेक ना किया जाए, माइन्यूट पार्टिकल कॉल्ड, ये देखिए पैरामेनस अल्टीमेट एंड ANU मीन्स पार्टिकल। दी ग्रीक फिलोसफर डिमॉस्टेंस, ये सब दिए गए हैं। एटम्स व्हिच कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग इंडिविजुअल, अर्लियर आइडिया मीन के, इसमें का मतलब सेम मतलब यही है कि वो छोटी छोटी सबसे छोटी पार्टिकल यूनिट होती है, उसी को एटम्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए दी एटॉमिक थ्योरी, क्वेश्चन पूछता है एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था भाई, तो जॉन डाल्टन आप ऑप्शन में लगाएंगे। तो एटॉमिक थ्योरी मैटर पदार्थ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन द फिर्म साइंटिफिक बेसिक बाय जॉन्स डाल्टन, ब्रिटिश स्कॉलर टीचर थे 1808। हिज थ्योरी कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो इनके नाम पे भी रख दिया गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, लेकिन इनकी जो थ्योरी थी ना बाद में गलत हो जाती है। अभी आगे चलिए,
डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्ड द एटम्स एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये देखिए अकॉर्डिंग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अनुसार कुछ चीज़ दिया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डाल्टन्स साहब, जो डाल्टन्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला था, तो 4 ऑप्शन में दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैटर, जो मैटर पदार्थ होता है वो क्या होता है, जो मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो कंसिस्ट मिलके बने होते हैं इंडिविजुअल एटम, इंडिविजुअल एटम्स होते हैं, मतलब जिसको डिवाइड ना किया जा सके, ऐसे एटम्स होते हैं, एकदम छोटे होते हैं। ऑल द एटम्स, सभी एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, उनकी सभी जो एलिमेंट्स में एटम्स होते हैं उनकी जो क्या होती है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, मतलब सेम प्रॉपर्टीज होती है, जैसे इंक्लूडिंग आइडेंटिकल, उनके मास होंगे, मास उनके सेम होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट मास होंगे, अगर डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो डिफरेंट मास भी होंगे। ये देखिए थर्ड वाला देखिए, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। ये थर्ड वाला कह रहा है जो कंपाउंड्स होंगे फॉर्म होंगे व्हेन एटम्स, उन एटम के एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स बन के फिक्स रेशियो बनाते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, देखिए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स में होते हैं। देयर आर नाइदर, एटम्स को ना तो क्रिएट, ना तो बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, और ये क्या होते हैं, मैटर कंसिस्ट इंडिविजुअल एटम्स होते हैं। तो ये 3-4 इनके जो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अनुसार थे, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आगे चलेंगे डिस्कवरी ऑफ, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डिस्कार्डेड द इंडिविजुअल नेचर ऑफ एटम प्रपोज बाय जॉन डाल्टन। दिस वर्क ऑफ जे थॉमसन, जो जे थॉमसन कौन थे, एक साइंटिस्ट ही थे, एंड रदरफोर्ड भी एक साइंटिस्ट थे, एक्चुअली लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पिक्चर ऑफ द एटम। मॉडर्न पिक्चर ऑफ एटम के जो अगर कहा जाए कि कौन से फाउंडेशन इन्होंने रखा था, तो यही थे थॉमसन एंड रदरफोर्ड थे। इन्होंने तो डाल्टन्स के थ्योरी को क्या किया था, नस्ताबूत कर दिया था, मतलब गलत साबित कर दिया था। इट इज़ द नाउ बिलीव्ड दैट द एटम कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्टिकल। ये देखिए कह रहे हैं इट इज़ नाउ बिलीव्ड दैट द एटम्स जो होते हैं उसमें कंसिस्ट सेवरल पार्टिकल होते हैं। भाई एक ही पार्टिकल नहीं होता है, कॉल्ड द सब एटॉमिक। देखिए जो एटम्स होते हैं ना, उसमें सब एटम पार्टिकल होते हैं। जैसे एक एटम्स हो गया, अब उसमें एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो जाते हैं। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन में तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ होता है। तो इतने चीज़ें होती हैं ना, तभी तो इनके वो बोले थे कि एक सिंगल ही होता है। इट इज़ ए नाउ बिलीव्ड दैट एटम्स में देखिए सेवरल पार्टिकल होते हैं। भाई वो तो कहते हैं सिंगल पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, पॉजिट्रॉन भी होता है, न्यूट्रिनो होता है, मेसान होता है। अब आप कहेंगे ये सब चीज़ें क्या हैं, मेसान क्या है, न्यूट्रिनो क्या है, तो ये सब आप जब फिजिक्स में मैंने सब पढ़ाया है, जाएंगे देखेंगे मज़ा आएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसान, ये सब होते हैं। आउट ऑफ दीज पार्टिकल द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द एटम्स। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी भी एटम्स में फंडामेंटल पार्टिकल कौन होते हैं, तो भाई इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन, ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। किसी एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं या किसी एटम्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एटम्स के कहते हैं एटम्स को बनाना बिल्डिंग ब्लॉक्स ही तो होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये 3 चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम, एटम्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ये देखिए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, एटम्स में फंडामेंटल पार्टिकल मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 होते हैं, सब पार्टिकल होते हैं। नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है ईंट पर नाचे जानते हैं कि नहीं, ईंट पर नाचे, एक ट्रिक बताया था कि आप कोई ईंट पर नाचे, ये आप सुने ही होंगे, ईंट पर नाचे होता है। तो ईंट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, डिस्कवर्ड, तो चैडविक।
इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। नेम इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय, क्वेश्चन ये भी पूछता है। इलेक्ट्रॉन को तो खोजा था थॉमसन साहब ने, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए कि इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था तो स्टोनी ने। नेक्स्ट में चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। यहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं। ये समय इंपॉर्टेंट चीज़ें ही चल रही हैं, आपको हर चीज़ें देखनी चाहिए। द रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है भाई कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन आप लोग कभी गलत भी नहीं करेंगे आज के बाद अगर नहीं पता। तो रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है -1 यूनिट का चार्ज होता है। एब्सोल्युटली चार्ज ये देखिए -1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, ये आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो गया मैंने बता ही दिया, अच्छे से आप देख सकते हैं। यूनिट इनकी एक बार तो क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई इलेक्ट्रॉन की यूनिट क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन की यूनिट जो होती है ना वो निगेटिव होती है, निगेटिव यूनिट होती है, -1 यूनिट होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछ लेगा तो ये आप बताएंगे, ये आपका कूलम में हो गया। और अगर ESU में पूछेगा तो कितना आप लगाएंगे, ये देखिए माइनस में -4.8 × 10⁻⁻8 ESU। ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसकी यूनिट कितना होती है, 1 यूनिट होती है। और इसकी यूनिट निगेटिव में होती है कि पॉजिटिव में, तो निगेटिव में होती है। इसका चार्ज कितना होता है, वो -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में पूछेगा तो -4.8 × 10⁻−8 है, -10 है, 10⁻−10 है। तो ये हो जाएगा। द रिलेटिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अब देखिए इलेक्ट्रॉन की अगर मास पूछता है कि मास कितना होता है तो AMU में अगर पूछेगा तो यहाँ देखिए पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 0 0 3 0 लगाएंगे और 543 लिख देंगे, 543 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा AMU में। एंड द एब्सोल्यूट मास अगर पूछेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं एब्सोल्यूट मास कितना हो जाएगा, ये देखिए 9.1 × 10⁻⁻28। अगर ग्राम में देगा तो 28 कर देंगे, और अगर यहीं किलोग्राम में देगा तो 28 में 3 प्लस कर देंगे, 3 और जोड़ देंगे तो -31 हो जाएगा, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो ये देख लीजिए 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और यहाँ ग्राम में ये मास है, ये भार है, देख लीजिएगा इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछता है कि दी चार्ज मास रेशियो कितना होगा, चार्ज बाई मास का E/m, तो ये देख लीजिएगा चार्ज कि अगर पूछेगा कि E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना होता है तो -1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम होगा। ये चीज़ें दी गई हैं। इलेक्ट्रॉन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन क्या किया गया, ऑब्टेन्ड प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट पे चलिए प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन का सिंबल यही होता है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्रोटॉन। तो चलिए प्रोटॉन का कभी कभी देता है कि प्रोटॉन का डिस्कवर्ड किसने किया था, प्रोटॉन हैज़ डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। कभी कभी गोल्डस्टीन देता है, कभी कभी रदरफोर्ड भी दे देता है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार लगाएंगे। तो प्रोटॉन का डिस्कवर्ड किसने खोजा था, गोल्डस्टीन ने। और किसने नाम दिया था प्रोटॉन का, रदरफोर्ड। कभी कभी तो क्वेश्चन में यही दे देता है कि डिस्कवर्ड किसने किया था, और ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं रहता है तो रदरफोर्ड अगर रहेगा तो रदरफोर्ड लगा देंगे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटॉन का डिस्कवर्ड किसने किया था और गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों दिया तो गोल्डस्टीन लगाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है प्रोटॉन नेम किसने दिया था तो रदरफोर्ड लगाएंगे। नेक्स्ट में देखिए दी रिलेटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन पर रिलेटिव चार्ज कितना होता है तो +1 यूनिट होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एब्सोल्यूट चार्ज अगर पूछता है कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है तो ये देखिए प्लस में 1.6 × 10⁻−19 कूलम चार्ज होगा। ESU में पूछेगा तो 4.8 × 10⁻−10 उतना ही ESU में होता है, उसकी वैल्यू सेम होती है, सेम चार्ज भी होता है, सेम वैल्यू भी होती है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, बट वहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। पावर में तो निगेटिव ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ये देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में चीज़ें आनी चाहिए। नेक्स्ट में बात करते हैं अगर मास की बात किया जाए तो मास में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। द रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन, ये देखिए प्रोटॉन, इसका मास अगर बात किया जाए कि मास किसका अधिक होता है
तो ये मास जो है ये थोड़ा सा अधिक होता है प्रोटॉन का, 1.00763 AMU होता है। अगर मास की बात किया जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं, मास की बात किया जाए 1 पॉइंट, उसमें 9 पॉइंट कितना था, 9.1 था और 10 के पावर 28 था ग्राम में, यहाँ पे 24। तो मास तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है ना, वहाँ पे 28 था मास था, वहाँ कितना था 9.1 इंटू 10 के पावर कितना था -28 ग्राम होता है। यहाँ पे तो देखिए 1.6 है ना, इंटू 10 के पावर यहाँ माइनस, तो -28 ज़्यादा है कि -24, भाई यहाँ माइनस में 28 है तो ये तो वैल्यू कम है, यहाँ तो -24 ही है। तो ये चीज़ ये आप देख लीजिएगा। फिर प्रोटॉन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनोड रेज, फर्स्ट जो प्रोटॉन वो तो कैथोड रेज पे हो रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनोड रेज पे एक्सपेरिमेंट पे। अब न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, ये देखिए ईंट पर नाचे, तो ये हो जाएगा चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। देखिए न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज बताइए कितना होता है न्यूट्रॉन पे चार्ज। न्यूट्रॉन पे चार्ज जो होता है 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता, कभी कभी नील भी देता है ऑप्शन में कि न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो नील होता है, मतलब 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। अगर बात किया जाए रिलेटिव मास कितना होता है, तो मास तो होता ही है 1.00863 या फिर 1.675 इंटू 10 के पावर 24 ग्राम होता है केजी में, तो 3 और जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, अगर आप अच्छे से देखें तो आइडिया लग जाएगा, ये सब चीज़ें दी रहती हैं। नेक्स्ट में चलिए हम लोग चार्ज अपान EM रेशियो, अगर पूछा जाएगा कि E/M रेशियो बताइए न्यूट्रॉन का, तो 0 ही होता है। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना, न्यूट्रॉन प्राप्त होता है रेडियो एक्टिविटी, जब फिनोमिना चलती है तब वहाँ से कैथोड रेज, एनोड रेज और रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना, ये तीनों चीज़ आपको याद होना चाहिए। कैथोड की बात आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन, और अगर बात आ जाएगा कि एनोड पे तो न्यूट्रॉन, और रेडियो एक्टिविटी तो क्या न्यूट्रॉन नहीं तो प्रोटॉन। प्रोटॉन किस पे रहेगा प्रोटॉन देख लीजिए, प्रोटॉन एनोड रेज के लिए होती है और कैथोड रेज के लिए इलेक्ट्रॉन, और अगर न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट में यहाँ पे देख लीजिए एक चीज़ें दिया गया है, यहाँ रेडियो एक्टिविटी, अगर यहाँ रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना बेरिलियम, आप एक बार तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना में क्या होता है, तो बेरिलियम हमको याद होना चाहिए। नेक्स्ट में देखिए बेरिलियम का अगर बात किया जाए एटॉमिक मास 9 होता है, एटॉमिक नंबर 4 होता है। वैसे हीलियम का देखिए यहाँ पे बेरिलियम का बम्बार्ड किया जा रहा है, बमबारी की जा रही है हीलियम के ऊपर, तो हीलियम का 4 2। जब बेरिलियम का बमबारी किया जाता है हीलियम पे, रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना चलती है, तो यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज होते हैं तो कार्बन 12 बचता है। अल्फ़ा पार्टिकल में हमेशा 4 यूनिट की कमी होती है, तो यहाँ देखिए 9 4 कितना होता है, 9 4 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो एक आपका न्यूट्रॉन बाहर निकलेगा। देखिए अल्फ़ा पार्टिकल निकालने का क्वेश्चन देता है कि अल्फ़ा पार्टिकल आप बताइए अल्फ़ा पार्टिकल कैसे निकालते हैं, तो मैंने तो काफ़ी बार अल्फ़ा पार्टिकल निकालने के लिए डायरेक्ट बताया है कि अल्फ़ा पार्टिकल कैसे निकालते हैं। तो अगर अल्फ़ा पार्टिकल आपको निकालना तो चेंज इन एटॉमिक मास लिख लीजिए, CHANGE, चेंज इन एटॉमिक मास, ATOMIC, एटॉमिक मास, चेंज इन एटॉमिक मास अपान 4 कर दीजिएगा। जितना इसके चेंज इन एटॉमिक मास में, एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, एटॉमिक मास में, ये देखिए चेंज इन एटॉमिक मास कितना चेंज हो रहा है, तो ये चेंज जितना होता है यहाँ से और उसके 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जितना बचेगा इतना ही, एक सिर्फ बचेगा। अगर इसका आप निकालेंगे अल्फ़ा पार्टिकल निकालेंगे चेंज इन एटॉमिक मास, तो यहाँ इतना बचेगा। तो ये फार्मूला आप अल्फ़ा पार्टिकल निकालने के लिए नोट डाउन कर सकते हैं। अगर बीटा पार्टिकल देता है कि बीटा पार्टिकल निकालने के लिए तो 2 इंटू एन अल्फ़ा, जो पहले अल्फ़ा, अगर बीटा पार्टिकल देता है तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाते हैं। पहले आपको एन अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, जो भी फार्मूला मैंने बताया था, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस कर देंगे। किसका माइनस करेंगे, चेंज इन एटॉमिक नंबर देख लेंगे, चेंज इन एटॉमिक नंबर यहाँ लिख लीजिए, CHANGE, चेंज इन एटॉमिक नंबर, वहाँ एटॉमिक मास था, यहाँ एटॉमिक नंबर है, ATOMIC, एटॉमिक नंबर। ये भी फार्मूला आप नोट कर लीजिए, ये बीटा पार्टिकल निकालने के लिए होता है और जो पहले मैंने दिखाया था वो अल्फ़ा पार्टिकल निकालने के लिए होता है। तो ये दोनों फार्मूला आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता भी है, तो आप देख लेंगे। नेक्स्ट में देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दैट एटम वाज इंडिविजुअल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल।
मतलब इंडिविजुअल होते हैं और उनको ब्रेक नहीं किया जा सकता। बट द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल, लेकिन दो फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द एटम, एटम्स ये हो गए, ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं। और लेट द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तभी तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की उनकी जो थ्योरी बनाए थे तभी तो फेल कर गए थे। इट वाज देन नेसेसरी नो हाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अरेंज्ड विथिन ये एटम, एटम्स के अंदर ही होते हैं। एक्सप्लेनिंग दिस मेनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल, जैसे जे थॉमसन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने तो बेकार कर दिया, उनकी जो नींव रखी गई थी वो जो बोले थे गलत साबित कर दिए। वाज फर्स्ट ऑन टू प्रपोज टू मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स दिए थे। थॉमस मॉडल, ये देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। थॉमसन एक साइंटिस्ट ही थे, इन्होंने एक ऑफ एन एटम, एटम्स के ऊपर एक मॉडल ही दे दिया, तो क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग क्या है यार, एक स्वीट है, एक मिठाई की तरह मान के चलिए कि ये है प्लम पुडिंग मॉडल। क्वेश्चन पूछता है कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, तो जे थॉमसन ने ही दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल वाटर मिलियन लिया था यार, इन्होंने वाटर मिलियन के ऊपर खेल किया था। चलिए अभी इस चीज़ें समझाते हैं। और आपको वाटर मिलियन देखें ना, तरबूज होता है जो गर्मियों के सीज़न में तरबूज मिलते हैं, हम लोग खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी होता है और मज़ा आता है खाने में, और आप भी खाए होंगे। तो इन्होंने तरबूज को एक एटम्स मान लिया। देखिए जे थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम इज ट्रीटेड ए स्फीयर ऑफ रेडियस। क्वेश्चन पूछता है कि एटम्स का रेडियस कितना होता है, तो ये मान लीजिए एटम्स है, इसका रेडियस कितना होता है, ये सेंटर से रेडियस लिया जाता है तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर रेडियस ही होता है। हु इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड थ्रू द देम। अब ये कह रहे हैं कि इनके अंदर जो एटम्स होते हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट फैले होते हैं, निगेटिव चार्ज भी होता है, निगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन ही निगेटिव चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन एंड इम्बेडेड थ्रू निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों। देखिए व्हिच पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिवली चार्ज कौन होता है, प्रोटॉन होता है। तो थ्रू देम दिस मॉडल ऑफ एटम इज आल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम और वाटर मिलियन मॉडल ऑफ एटम। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, या प्लम पुडिंग मॉडल बताइए या फिर वाटर मिलियन मॉडल किसने दिया था। वाटर मिलियन मॉडल ऑफ एटम किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो जे थॉमसन आप लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीज़ें वाटर मिलियन ही ऐसे मान के चलिए ये वाटर मिलियन है, ये तरबूज है, पूरा तरबूज गोल ही होता है तो ये तरबूज ही है। अब ये देखिए जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये देखिए जो पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव स्फीयर है। पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो ये जो रेड वाला एरिया होता है तरबूज के, जो एडिबल एरिया होता है जिसको हम खाते हैं, एडिबल एरिया, तो ये रेड वाला जो एरिया मान लीजिए तरबूज का है, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन वाला हो जाता है। और ये जो वो इसके अंदर जो एम्बेडेड जो धसे होते हैं, जो बीज होते हैं ना, ब्लैक बीज नहीं होते हैं तरबूज में, वो क्या हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो ये पूरा रेड वाला एरिया होता है ये प्रोटॉन होता है। तो इन्होंने बस इतना ही चीज़ें कंसर्न किया था। तो ये दो क्वेश्चन इन पे बनता है कि प्लम पुडिंग मॉडल, वाटर मिलियन मॉडल, जे थॉमसन और जे थॉमसन वाटर मिलियन पे काम किए थे, वर्क किए थे, इन्होंने आइटम्स मान लिया था, उसी पे कुछ चीज़ें इन्होंने बोला था। नेक्स्ट में देखिए, ऑल्दो हाइज मॉडल ऑफ एन आइटम वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल नेचुरली द आइटम बट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड भी कुछ फिर आइटम्स दिए थे। तो चलिए रदरफोर्ड से यहाँ से लेके हम लोग कुछ चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। एक ही वीडियो में सभी चीज़ें तो नहीं हो पाएंगी ना, 10 घंटे की वीडियो, 5 घंटे की वीडियो तो नहीं बन सकती एक ही बार में। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की वीडियो बनाने की हिम्मत रहती है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो पाती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट और रेशनल के साथ तो हर चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो वीडियो आप लोग को कितने ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, डेली की डेली वीडियो में कोशिश करता हूं, लेकिन नहीं हो पाती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, पर्सनल चीज़ें होती हैं, मेहनत ज़्यादा लगती है। इसी वीडियो को बनाने में 2-2.5 घंटे मुझे लगे हैं, 1 घंटे पढ़ने में 2-2.5 घंटे और चीज़ें 3-4 घंटे लगती हैं। तो चलिए यूट्यूब ओपन करिए, काफ़ी चीज़ें आपको समझा देते हैं। इस समय न्यू स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं ना, वो मेहनत कर रहे हैं। पुराने स्टूडेंट तो सोए हैं, वो सोच रहे इधर उधर भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं वीडियो यूट्यूब पे, कहीं परचेज कर रहे हैं, कहीं क्लास ले रहे हैं, किसी मतलब उनको पता नहीं क्या, जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो पैसा भी लेना
पकड़ेगा लग रहा है, क्या सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है स्टूडेंट को कि पैसा जहाँ मतलब जो पैसा लेके पढ़ा रहा है वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। ठीक है, जब पैसा लेके पढ़ा रहा है वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, मानता हूँ, लेकिन एक बार आप मेरे चैनल पे आइए, 10 से 20 वीडियो देखिए, आइडिया लग जाएगा कि जो पैसा लेके पढ़ा रहा है वो ज़बरदस्त पढ़ा रहा है कि इस चैनल के थ्रू ज़बरदस्त चल रहा है। कोई टक्कर में नहीं मिलेगा। आप ढूंढ ढूंढ के रखिएगा कि नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी में कोई पढ़ाता है क्या जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके और इंग्लिश टोटल करवाता हो, वो भी फ्री में, और वो भी उतना अच्छा कंटेंट देता हो। कोई नहीं मिलेगा यार। एक बार देखिए, 10-20 वीडियो ट्राई करिए, फिर उसके बाद आप बता सकते हैं। तो चलिए यूट्यूब पे एक बार सर्च करिए, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आइए, एक वीडियो दिखाते हैं कि उसमें कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। एक वीडियो के माध्यम से आप सब कुछ चीज़ें समझ जाएंगे। यूट्यूब ओपन करिए, मेरे चैनल को सर्च करिए। आप सभी प्लीज़, आप सभी चैनल पे यूट्यूब पे सर्च कर लिए होंगे, ये मेरे चैनल का नेम है। आप चैनल पे जैसे ही सर्च करेंगे आप ये ओपन हो जाएगा चैनल में। आपको सर्च करने के बाद यूट्यूब पे, तो आप इसी पे क्लिक कर लीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे आपका चैनल एकदम ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको फ्रंट पेज, ये देखिए फ्रंट कवर दिखेगा। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस वीडियो सेक्शन में वीडियो तो आपको रिवाइज करना है प्लेलिस्ट में, और यहाँ से यहाँ पे 8-10 वीडियो, यहाँ 600-700 वीडियो यहाँ है, लेकिन आप पहले वीडियो सेक्शन में जाएंगे। वीडियो सेक्शन में जाके आपको दिखाते हैं कि वो वीडियो, जो वीडियो आपको रिवाइज करनी है वो वीडियो आपको दिखाते हैं। तो देखिए वीडियो सेक्शन में जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए। वीडियो सेक्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ये वीडियो आपको रिवाइज करना है। जो वीडियो मैं बताया था कि कौन सी वीडियो में आपको कैसे रिवाइज करना है, 28 मिनट की वीडियो है, ये पूरा देखेंगे एकदम चैनल का एकदम कहते नहीं निचोड़ पूरा समझ में आ जाएगा कि अब बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी का, नर्सिंग का जो तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम एम्स हो गया, राजस्थान, यूपी, कहीं का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, वो आपको ईजिली कैसे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं 600-700 वीडियो से के माध्यम से। तो ये वीडियो आप देख के फिर अच्छे से तैयारी करिए और 100% इस वीडियो को फॉलो करिए, मज़ा आ जाएगा। और रेगुलरली आप 8-10 वीडियो डेली का डेली फिनिश करें 15 मार्च तक। तो आपके इसी 15 मार्च 2024 तक ये ख़त्म हो जाने चाहिए। फिर अप्रैल, मई, जून रिवीजन चलेगा। जून में तो पेपर ही होगा, अप्रैल में फॉर्म आ जाएंगे और आप अच्छे से आसानी से क्रैक कर पाएंगे। लेकिन मार्च 15 तक पूरी वीडियो फिनिश हो जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए।